नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार बात होगी बिहार के चुनाव पर, क्योंकि बिहार के चुनाव में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आ गया है। ये दिलचस्प मोड़ क्या है? ये दिलचस्प मोड़ ये है कि भाईजान की पार्टी ने आरजेडी के महागठबंधन के साथ तालमेल के लिए बाकायदा लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप समझिए कि पिछली बार सिर्फ इतने से तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार बनाते बनाते रह गए थे। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तेजस्वी यादव की बन गई थी। अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ठीक होता तो शायद तेजस्वी यादव सरकार बना लेते। लेकिन तेजस्वी यादव जिस दूसरे कारण से सरकार नहीं बना पाए वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका नाम है AIMIM, यानी भाईजान की पार्टी, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। इस पार्टी ने सीमांचल से 5 रिकॉर्ड सीटें जीती थी। पहली बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन सीमांचल से 5 सीटें AIMIM जीत जाएगी इसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था। और इसने एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया। इसने मुस्लिम यादव का जो इक्वेशन होता था बिहार की राजनीति में, उसको बड़ा सेटबैक दिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जिन सीटों पर AIMIM जीती है वहाँ पर मुस्लिम वोटर जो है निर्णायक भूमिका के अंदर हैं। सीमांचल का वो इलाका है, चाहे अररिया हो, चाहे कटिहार हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे उससे जुड़े हुए बाकी इलाके हों, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम वोट बहुतायत में हैं। और इसी मुस्लिम वोट के चलते AIMIM जो है आरजेडी के अंदर और बिहार की राजनीति में सेंध लगाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आरोप उन पर ये लगा ना कि उनके चलते ही सेक्युलर वोटों का डिवीजन हुआ और इसके बाद एक सांप्रदायिक यानी बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनी। बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनी, यानी तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए। अब उनके ऊपर जो आरोप लगा था, शायद असदुद्दीन ओवैसी इस आरोप को धोना चाहते हैं। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि आखिरकार AIMIM से गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती है आरजेडी, या आरजेडी का क्या हिच है कि अगर AIMIM से गठबंधन होगा तो उनके ऊपर ये दबाव आने लगेगा, उनके ऊपर ये बातें आने लगी कि मुस्लिम वोटों पर लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की पकड़ कमज़ोर हुई है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जो अख्तरुल ईमान कौन है? अख्तरुल ईमान इकलौते जो शख्स हैं, जिन अख्तरुल ईमान जो है इकलौते विधायक हैं और इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उन 5 लोगों में से बच गए थे जिन्होंने AIMIM नहीं छोड़ी थी। अख्तरुल ईमान क्या हैं? अख्तरुल ईमान विधायक भी हैं और AIMIM के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। अख्तरुल ईमान ने अपनी तरफ से लगभग तमाम महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, चाहे वो लेफ्ट की पार्टियों के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो आरजेडी हो या चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी हो, उनका ये दावा है कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बात की है और उनसे कहा है कि AIMIM महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। अब AIMIM महागठबंधन में शामिल होगी तो कम से कम 5 सीटें तो मांगेंगी ना, जो उन्होंने पिछली जीती थी। तो ऐसे में तेजस्वी यादव इन सीटों को देने में क्यों राजी हो, और तेजस्वी यादव हमेशा के लिए मुस्लिम वोट बैंक उनका छूट जाए ऐसा पॉलिटिकल इक्वेशन क्यों बनाए, इसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अख्तरुल ईमान ने अपने पत्र के अंदर साफ साफ लिखा है कि पिछली बार सेक्युलर वोटों के डिवीजन की वजह से सरकार आरजेडी और महागठबंधन की बनती रह गई। AIMIM नहीं चाहती कि इस बार वो कंडीशन बने, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस बार की सिचुएशन में महागठबंधन में AIMIM को भी शामिल किया जाए। और AIMIM को शामिल करने को लेकर उनकी बाकी नेताओं से तो बात हो चुकी है, लेकिन वो औपचारिक पत्र लालू यादव को लिख रहे हैं और लालू यादव को इस औपचारिक पत्र में उन्होंने साफ साफ निवेदन किया है कि हमें महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। अभी तक महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं? अभी तक महागठबंधन के अंदर आरजेडी है जो सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इसके अंदर कांग्रेस है, तीसरी सबसे बड़ा जो दल है इसके अंदर वो है लेफ्ट पार्टियों का, और इसके अलावा जो चौथी बड़ी पार्टी है वो मुकेश सहनी की पार्टी है। ये तमाम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने मिलकर इस महागठबंधन को बनाया है। अब क्या AIMIM इसके अंदर शामिल होगा? इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि AIMIM का 2020 के अंदर पार्टी का प्रदर्शन किस तरीके का रहा था और इसको लेकर किस तरह की टीस जो है वो AIMIM के मन में है। तो मैं प्रदर्शन की बात करूं तो आपको ये बता दूं कि बिहार में क्या है इनकी ताकत। तो ताकत मैं आपको बता देता हूं AIMIM की ताकत क्या है। 2020 का चुनाव हुआ, 20 सीटों पर लड़े, 5 जीते। इनका वोटर बेस जो है सीमांचल है, लेकिन ये बाकी हिस्सों में विस्तार करना चाहते हैं।
4 एमएलएज ने पार्टी बदल ली, वो आरजेडी के अंदर शामिल हो गए। और आरजेडी तब ये आरोप लगा था कि आरजेडी ने खरीद फरोख्त करके एआईएमआईएम के विधायकों को शामिल कराया गया है। इनमें एक विधायक बचा जिनका नाम अख्तरुल ईमान है, और अख्तरुल ईमान ने ही जो राज्य के अध्यक्ष की हैसियत से, एआईएमआईएम के राज्य के अध्यक्ष की हैसियत से ये पत्र लिखा है। 2025 की रणनीति क्या है कि महागठबंधन में उन्होंने शामिल होने की पेशकश की है। अगर मना हुआ तो अकेले 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो 50 सीटों पर अगर ये चुनाव लड़ते हैं और इन 50 सीटों पर मुस्लिम वोटों को काटते हैं तो दिक्कत हो जाएगी आरजेडी को, क्योंकि इन्हीं 50 वोटों से जीत और हार का अंतर तय हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी बात तो कर रहे हैं गठबंधन की, लेकिन इस बात की तलखी उनके बयान में साफ साफ नजर आती है कि कैसे आरजेडी ने और नीतीश कुमार ने, वो नीतीश कुमार का भी नाम लेते हैं, आरजेडी ने और नीतीश कुमार ने मिलकर उनकी पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ा था। इसको वो भूले नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो गठबंधन करना चाहते हैं महागठबंधन के लोगों से। कौन चोरी किए? हाँ क्या बोले तो आप पूछ रहे, छोड़ो वो आप बोले तो आपको याद आया, ना तो कहाँ याद आ रहा था, नहीं तो भूल गए थे आप। अरे अभी आप क्या पूछे मैडम, अभी आप क्या पूछे? मुस्लिम वोट। आप 4 एमएलए नहीं पूछे मेरे। हाँ ठीक है, अख्तर सुन तो आज तुम ऐसा मॉबलिंग चंग मत करो मेरे को। नहीं सुन लिया आप। पहले अख्तरुल ईमान साहब बात कर रहे, क्या होता देखेंगे, नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे भाई, दबा के लड़ेंगे। जिससे भी सबसे बात कर रहे हो, इंडिया अलायंस के साथ जाने के चांसेस कुछ है क्या सर? क्लियरली पूछ रहा हूँ। नहीं ये क्लियरली कैसा बोलेंगे? क्लियरली कैसा बोलेंगे आपके तरफ से? नहीं, अगर आपको मैं बोलूंगा कल तुम्हारे को बेटा होता है, बेटी बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल सकते ना, तो टाइम लगता ना उसको। सवाल ये था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार से कैसा बातचीत करेंगे? समंदर के 2 किनारे कैसा एक हो सकते हैं? नीतीश कुमार की वजह से तो सब ये दिन देखने में आ रहा है। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि पिछली बार का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद अब कितना फैक्टर होने वाला है इस चुनाव? नहीं हम तो बराबर वहाँ पर एक पॉलिटिकल फोर्स थे, है और रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश जारी है, पूरा हम लोग मेहनत कर रहे हैं और भी मेहनत करेंगे, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी। कितने सीट पे अभी तो टाइम है ना, टाइम है, कैसा बोलेंगे? बीसीआई को लेटर लिख दिया ना सर? हाँ लेटर लिखे, वोटर कैसे लिखे? बीसीआई को बोलूंगा मैं कितने पार्टी को? अरे हाँ तो बोलेंगे, टाइम आया तो बोलेंगे, आप अप्रोप्रिएट टाइम पे आप तमाम को इत्तला करेंगे इंशाल्लाह। अब इस प्रस्ताव के बाद क्या हुआ है? इस प्रस्ताव के बाद ये हुआ है कि आरजेडी के आइडियोलॉग और आरजेडी के सबसे बड़े नेताओं में से एक मनोज झा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उनका एक बयान सामने आया है। मनोज झा ने साफ साफ कहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि सेक्युलर वोटों में बिखराव ना हो तो बेहतर यह है कि ओवैसी चुनाव ना लड़े। अब मनोज भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन ये कहना कि आप चुनाव ना लड़ें, ये तो डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। मेरा जो व्यक्तिगत विचार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि एआईएमआईएम से मैंने कहा लालू यादव और उनकी पार्टी गठबंधन कतई नहीं करना चाहेगी, क्योंकि चुनाव के पहले ऐसा लगेगा कि मुस्लिम वोट बैंक पर, यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर तेजस्वी यादव की पकड़ कमज़ोर हुई है। भूलिए मत, 18% का मुस्लिम वोट बैंक बिहार के अंदर आता है। किशनगंज जैसे इलाकों में तो 70% मुस्लिम आबादी है। अकाउंटेड मतलब गिनी हुई 70% मुस्लिम आबादी है। अगर आप अररिया चले जाते हैं तो अररिया के अंदर ये आबादी 45% है। तो सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोट ही निर्णायक होता है। ऐसे वोट पर असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले चुनाव में जबरदस्त पकड़ बनाई थी और इसका झटका लगा था तेजस्वी यादव को। तो मनोज झा तो ये कह रहे हैं कि चुनाव न लड़े, लेकिन मनोज झा की ये बात क्या एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी मानेंगे? मुझे नहीं लगता कि मनोज झा की ये बात मानेंगे। अब मनोज झा का संकेत क्या कहता है? मनोज झा का संकेत साफ साफ ये कहता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव किसी भी हालत में एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी स्थिति चुनाव के पहले नहीं चाहेंगे जिससे लगे कि यादव के अलावा जो मुस्लिम वोट बैंक है उनसे टूट रहा है और इसी के चलते वो एआईएमआईएम के साथ अलायंस कर रहे हैं।
क्या पॉजिटिव पॉइंट है AIMIM के और क्या निगेटिव पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुस्लिम वोटों को पाने के लिए तेजस्वी यादव खुद को मौलाना भी कहलवा रहे हैं। उन्हें हाल ही में कहा गया था, जब उन्होंने वक्फ पर एक स्पीच दिया और वक्फ पर स्पीच देते हुए उन्होंने कहा था कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। ये पुराना शेर सा रहा इंदौरी का, जिसका उन्होंने कटे फटे शब्दों में जिक्र किया था। लेकिन वो ये जताना चाहते थे कि वक्फ के मुद्दे पर वो मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। इमारत शरिया ने ये पूरा कॉन्फ्रेंस गांधी मैदान में बुलाया था और ये एक बहुत शानदार और बहुत बड़ा जलसा था। इस बड़े जलसे के अंदर तेजस्वी यादव जो है वो सबसे चमक कर उभरे थे, ये कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो मुसलमानों की रहनुमा है उसमें RJD का नाम आता है। लेकिन इस जलसे के अंदर AIMIM के नेता अख्तरुल ईमान भी शामिल थे और AIMIM के जो शुभचिंतक हैं, दिल में जो उनको चाहते हैं, उनकी भी एक बड़ी संख्या इसके अंदर मौजूद थी। तो पतंग उड़ेगी क्या? पिछले चुनाव में तो उड़ गई थी, 5 सीटों पर AIMIM आ गई थी। लेकिन अब अगर उन्होंने 50 सीटों की रणनीति तैयार की है तो इसका क्या टोटल इम्पैक्ट होने वाला है? इसका टोटल इम्पैक्ट ये होने वाला है कि ये खतरे की घंटी होगी RJD के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास मुस्लिम वोट वैसे भी इस बार जाने वाला नहीं है। पिछली बार भी 4 से 5% के बीच का मुस्लिम वोट नीतीश कुमार को मिला था, लेकिन इस बार इस बात की संभावना न के बराबर है कि मुसलमानों का कोई भी वोट नीतीश कुमार की तरफ जाए। इसका एक बड़ा कारण वक्फ बिल का सपोर्ट है। चंद्रबाबू नायडू, साथ ही साथ जयंत चौधरी, इसके अलावा चिराग पासवान और इसके अलावा नीतीश कुमार, इन 4 लोगों से मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने बात की थी और इन प्रतिनिधियों ने बात करते हुए ये कहा था कि किसी भी हालत में वो वक्फ बिल का सपोर्ट ना करें। अगर वो वक्फ बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे में ये बिल पास नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम संगठनों की इस बात को इन तमाम नेताओं ने नकार दिया और वक्फ का बिल पास हो गया, जिसके खिलाफ मुसलमानों का संघर्ष जारी है। इसीलिए वक्फ के खिलाफ हुई इस पूरी रैली के अंदर तेजस्वी यादव जोर शोर से बोले। उन्होंने उनको इस रैली के बाद जो है एक तमगे से उपाधि दी गई। सबसे पहले ये तो कहा गया कि तेजस्वी यादव हाथ में तो संविधान रखते हैं, लेकिन इस तरह की रैलियों में शरिया की बात करते हैं। साथ ही साथ BJP ने मौलाना तेजस्वी यादव कहा, जिसे तेजस्वी यादव ने बड़े सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मौलाना तो एक विद्वान व्यक्ति होता है और अगर BJP मुझे मौलाना तेजस्वी यादव कहती है तो मैं इस शब्द को कबूल करता हूं। ये भी मुसलमानों की तरफ दिखने का तेजस्वी यादव का एक संकेत था। तेजस्वी यादव इस तरह की मेहनत कर रहे हैं तो वो अपने अंगने में असदुद्दीन ओवैसी को क्यों खेलने दें? वो यही गाना गाएंगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और इसी के चलते जो है मुझे लगता है कि AIMIM और बिहार में AIMIM और महागठबंधन साथ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति को जितना मैं समझता हूं वो AIMIM को इस राज्य के अंदर एंट्री बनाने नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद AIMIM क्या यहाँ पर चुनाव लड़ेगी? AIMIM यहाँ पर बिल्कुल चुनाव लड़ेगी और AIMIM चाहेगी कि यहाँ पर जितना बड़ा वोट बैंक वो जुटा सकती है उतने बड़े वोट बैंक को जुटाएं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिहार में AIMIM का पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, या यानी वो किस आधार पर अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सोच रही है। उसका टारगेट है 50 सीटों पर चुनाव लड़ना। आपको पता है 243 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिनमें 48 जो हैं वहाँ पर मुसलमान लोग जो हैं जीत और हार का अंतर तय करते हैं और जीत और हार को भी तय करते हैं। तो AIMIM क्या कर रही है, कैसे उसने पिछले साल काम किया है? उसने हाशिए पर मौजूद समुदायों को आवाज़ दी है। AIMIM ने सीमांचल जैसे पिछड़े इलाकों में मुसलमानों के बीच सक्रिय है। इसके अलावा बाढ़, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर AIMIM खुलकर बात कर रही है। सीमांचल से लंबे समय से उपोक्षित इलाकों की समस्याओं को उसने मंच दिया है। RJD या कांग्रेस जैसे पारंपरिक दलों के बीच वोटरों तक अपनी पहुंच उसने बढ़ाई है और बढ़ाना चाहता है। मुसलमानों को राजनीतिक नेतृत्व में लाने का काम है और पार्टी के पास असदुद्दीन ओवैसी जैसे शार्प माइंड और तेज तर्रार नेतृत्व है। मैं एक बात मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट मिले ना मिले, लेकिन सुनने को उनको हजारों और लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है और ये एक बहुत बड़ा नेतृत्व की कला है जो असदुद्दीन ओवैसी को बहुत अच्छे तरह से आती है। अब यहाँ पर बिहार में नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाते हैं, किस बात पर RJD चाहेगी कि AIMIM को घेरा जाए। RJD कहेगी कि बिहार में ये धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, यानी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीति करने का आरोप है। ये भी कहा जाता है
असदुद्दीन ओवैसी के लिए कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये भी कहा जाता है कि तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है और जो सेक्युलर गठबंधन जीत रहा होता है उसके वोट काट देती है और अंततः जीतने में मदद होती है जो दूसरा गठबंधन होता है उसको, यानी नॉन सेक्युलर ताकतों को या जिसको कहा जाए कम्युनल ताकतों को। महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने का आरोप उस पर लगता है, जो मैंने आपको बताया वोट कटवा होने का आरोप। AIMIM की पकड़ अभी सीमांचल तक है, ये भी उनका एक लिमिटेड पॉइंट है। विधायकों ने दल बदलकर पार्टी की छवि को खराब किया है, तो लोगों को ये लगता है वोट AIMIM को देंगे तो जाएगा तो RJD को, लेकिन इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि चलो AIMIM को भी वोट दे दिया तो जाना ही RJD में है, यानी सत्ताधारी गठबंधन बनेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया बीजेपी की बी टीम का आरोप है और धार्मिक राजनीति पर जोर और विकास की योजनाओं पर अमल की कमी, ये आरोप भी असदुद्दीन ओवैसी पर लगते रहे हैं। इन तमाम सिचुएशन के बीच आने वाले समय में क्या होने वाला है, मुझे नहीं लगता असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव और लालू यादव अपने अंगने में खेलने देंगे। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि अगर 50 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं और इस गठबंधन होने के लिए वो कितनी देर इंतज़ार करते हैं और RJD को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। दिलचस्प ये भी होगा कि अगर ये महागठबंधन के साथ ओवैसी नहीं आ पाते हैं, ऐसे में ओवैसी जो है कितनी शार्पनेस के साथ अटैक करेंगे RJD और महागठबंधन को। मैंने कहा असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो उनकी तकरीरें जो हैं बिहार चुनाव के अंदर खूब चर्चा में रहेंगी, ये बात तो ज़रूर तय है। तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव के लिए एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, या तो अलायंस करें या अलायंस ना करें, और कुएं और खाई दोनों में से एक जगह लालू परिवार को इस मामले में कूदना पड़ेगा।